बाबूजी राठौड़। जन्म कहां पर हुआ? कोड़ूमठ। कहां पड़ता है कोड़ूमठ? देखो फलोदी। पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी। क्या नाम था? धांधल। मारवाड़ में एक राजा हुआ था राव दुहड़। कौन हुआ था? ये राव दुहड़ के छोटे भाई थे। लिख लो इसके ब्रैकेट। कौन? धांधल जी। कौन थे? धांधल। इसका मतलब पाबूजी राव दुहड़ के भतीजे। इसका मतलब पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ वंश के हैं और रॉयल फैमिली के राजा के भतीजे हो गए। मम्मी का नाम क्या है? कमला दे। क्या नाम है? कमला। ऐसा कहा जाता है कि वैसे पाबूजी की मम्मी तो एक परी थी। परी, परी समझते हो? आसमान की परियां, पापा की परियां नहीं। आसमान। ऐसा ही कहानियां अपने की। आसमान की जो परियां होती है वो धरती पर घूमने के लिए आती है कई बार। पर उनके साथ ये होता है कि धरती पर उनको कोई देखना नहीं चाहिए। यदि कोई धरती पर उनको देख लेगा तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएगी, फिर वो वापस से नहीं जा पाएगी। तो ऐसी एक बार कोई एक परी है, कोई अप्सरा धरती पर घूमने के लिए उतरी। गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़ में। जाना तो बेचारी को भली जगह ही होगा कहीं पे। यहाँ उतरी, गर्मी थी। जहां पर वो उतरी वहां पर कहते हैं तालाब था, तो उसे लगा गर्मी पड़ रही, मैं तालाब में नहा लेती हूँ। तो तालाब में नहाने के लिए चली गई। धांधल जी उस रात्रि को अपना घोड़ा लेके कहीं पर जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर उनको लगा कि यार घोड़े को पानी पिला लेते हैं। तो उनको पता था यहाँ पे तालाब है, तो उस तालाब की तरफ चले गए। पर जैसे तालाब के नजदीक उन्होंने देखा कि एक महिला तालाब में नहा रही है, तो धांधल जी तो स्टेच्यू हो गए वहां पर। उस महिला ने, उस परी ने देखा कि कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उसने कहा कि अरे मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, धांधली कर रहे हो। और किसी महिला को इस प्रकार नहाते हुए देखना नहीं चाहिए। और मेरे साथ तो समस्या यह है कि मैं परी हूं। अब तुमने मुझे देख लिया तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। मेरे धांधल जी ने कहा, किसने कहा वापस जाना है? और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? परी ने कहा, दो शर्तें हैं। डन, बताओ क्या है? एक तो है कि मेरे से शादी के बाद मेरा महल अलग होना चाहिए, पक्का। दूसरा, उस महल में बिना मेरी परमिशन के किसी की एंट्री नहीं होगी, पक्का। परी से शादी की धांधल जी ने, उसके लिए अलग एक महल बनवाया गया। उससे बिना पूछे कोई उस महल में नहीं जाता था। समय अंतराल पर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो पाबू जी बेहद हैंडसम थे। अपने लोक देवता हुए उनमें सबसे सुंदर कोई लोक देवता हुए तो कौन हुए? मम्मी पे चले गए। धांधल जी पे जाते तब तो क्या ही फूट रहे हुए होते। मारवाड़ का आदमी डाकी टाइप का ही होता है। मम्मी परी थी। धांधल जी को एक दिन लगा कि पर यार ऐसा क्या है कि बिना परमिशन के नहीं आना। एक दिन धांधल जी बिना परमिशन के चले गए। उन्होंने जाके देखा कि वहां पे परी है ही नहीं। वहां पर एक शेरनी है और पाबू उसका दूध पी रहे हैं। उनको कहा, ये क्या कोतक है? शेरनी ने जैसे ही वापस धांधल जी को देखा, वो परी बनी और उसने कहा, इसी दिन के लिए मैंने मना किया था। मेरे पास ये ताकत है कि मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, पर तुमने एग्रीमेंट तोड़ा है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। इस बच्चे को तुम रखो अब। और कहते हैं वो परी यहाँ से चली गई। कहते हैं उसने कहा था कि एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, बड़ा हो जाए तो अपने कंधों पे, अपनी पीठ पे उसको खिलाए। अब ये इच्छा तो मेरी पूरी हुई नहीं, दूसरे वाली दूध पिला के मैंने इसको बड़ा कर दिया। परी तो चली गई। फिर धांधल जी की एक और रानी है, उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? तो बाबू जी का पालन पोषण जो करते हैं बाद में, वो कौन करते हैं? कमला। तो हम उन्हीं को माता के रूप में जानते हैं। तो माता कौन है? कमला। पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्यार। उन्हीं के नाम मिलते हैं। फूलम दे का हमें कई जगह दूसरा नाम मिलता है, क्या मिलता है? सुप्यार। पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है अमरकोट। क्या नाम है? अमरकोट के एक राजा हुए, उनका नाम था सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम था? ये फूलम दे या सुप्यार दे उनकी राजकुमारी थी। लिखो ब्रैकेट में। बाबूजी के दो एकदम खास दोस्त थे। उन दोनों दोस्तों के नाम थे चांदा और डामा। क्या नाम थे? भील जाति के दो भाई थे। क्या क्या नाम थे दोनों के? चांदी, चांदा और डामा। बाबूजी के पास एक घोड़ी थी, उसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? इनके गांव में एक चारण जाति की महिला थी, उनका नाम था देवल। क्या नाम था? ये घोड़ी वास्तव में उनकी थी। और बाबूजी का मेला कब बढ़ता है बताओ? देखे, चैत्री अमावस। वहीं कोड़ू मंड में उनके मंदिर है, या जहां पर भी उनके मंदिर बने हुए वहां पर उनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्री अमावस। ऐसा कहते हैं कि बाबूजी की शादी तय हुई थी फूलम दे या सुप्यार दे के साथ, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट। बाबूजी का गांव कौन सा? कोड़ू। तो कोड़ू मंड में शादी की तैयारियां चल रही है। शादी का निश्चित दिन आया, बाबूजी बिंद बने। उन्होंने अपना शेरवानी पहनी, साफा, सिरपेज, कलंगी, जो भी आभूषण पहनने थे सारे पहने, हाथ में तलवार ली। चांदा डामा बाबूजी की खास दोस्त, वो भी जोधपुरी कोट पैंट ऊपर तक बटन बंद करके तैयार हो रखे। चांदा डामा ने बाबूजी कहा, बाबूजी यार क्या फूट रहे लग रहे हो, थो थो, नजर ना लग जाए, बींद इतना फूट रहा लग रहा है। एक तो बाबूजी सुंदर, बींद वैसे ही फूट रहा लगता है, तो बाबूजी और डबल फूट रहे लगने लग गए। पर कहा, बाबूजी एक दिक्कत है अपने साथ। क्या? कि अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। अच्छी घोड़ी हो तो बीन और फूट रहा लगता है, बीन और ओपता है।
तो बाबूजी ने कहा घोड़ी तो अपने पास में जो खड़ी है वही लेके जानी पड़ेगी, और तो क्या करेंगे। कि नहीं, अपने गांव में एक महिला है देवल, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी है, उसका नाम है केसर कालमी, और यदि अपने को केसर कालमी मिल जाए तो फिर आप और फूटने लगोगे। बाबूजी गए देवल के पास, देवल को जाके कहा कि माँ देवल, यदि आपकी केसर कालमी दे दो, मैं शादी करने के लिए जाऊंगा, मेरा मान बढ़ेगा, तो अपने गांव का नाम बढ़ेगा, अपने सबका मान बढ़ेगा। देवल ने कहा बाबू तुम हमारे सबसे प्रिय राजकुमार हो, तुम्हें घोड़ी के लिए कौन मना कर सकता है, ऊपर से तुम दूल्हे हो रहो, दूल्हा राजा होता है, दूल्हे को कौन मना करे। पर बाबू दिक्कत दूसरी है, मेरी गायें चराने के लिए जो चरवाहा जाता है, पहले सबसे बड़ा धनी गाय हुआ करता था, गोधनी था, तो मेरी गायें चराने के लिए जो ग्वाला जाता है वो घोड़ी लेके जाता है। पर पहले गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी, पहले सबसे बड़ी चोरी गायों की चोरी थी, गायों की लूटपाट थी। तो मेरा जो चरवाहा है, मेरा जो ग्वाला है, वो घोड़ी लेके जाता है, ताकि कल को खुदा ना खास्ता गायों की लूटपाट हो जाए तो फटाफट भाग के आएगा और आके घर पे बताएगा भाई गायें ले गए, तो पीछे से लोग हथियार लेके जाएंगे, लेके आएंगे वापस गायों को, लुटेरों से लड़ाई करेंगे। पर यदि घोड़ी नहीं होगी तो उसको आने में समय लगेगा, और आने में समय लगेगा तब तक लुटेरे पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। बाबू ने कहा कि यदि आपकी गायों की लूटपाट हो जाएगी तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी गायें बचा के लेके आऊंगा। देवल ने कहा बाबू कैसे, तुम शादी करने के लिए जा रहे हो, तुम कैसे आओगे वापस। बाबू ने कहा कि माँ देवल आप तो समाचार भेजना, यदि मैं रास्ते में हुआ तो मैं शादी करने जाऊंगा ही नहीं, रास्ते से वापस आ जाऊंगा, आपकी गायें बचा के लाऊंगा। मैं वहां पहुंच गया और फेरे में बैठा हूं, और मुझे समाचार मिला आपकी गायों की चोरी होगी, मैं फेरे नहीं लूंगा, मैं आपके गायें बचाने के लिए आऊंगा। इतना कहा तो देवल ने कहा बल ले जाओ। तो बाबूजी किसकी घोड़ी लेके गए थे, देवल, उस घोड़ी का नाम क्या था। और कहते वाकई केसर काल में बहुत सुंदर बहुत अच्छी घोड़ी थी। बाबूजी अमरकोट पहुंचे, लोग दूर दूर से अमरकोट में देखने के लिए आए कि जितने सुंदर बाबूजी है उतनी सुंदर उनकी घोड़ी है। चारों तरफ तारीफें तारीफें हो, घोड़ी बहुत सुंदर नाचे। पहले जो दूल्हा हुआ करता था घोड़ी पे बैठ के उस घोड़ी को नचाया करते थे। पहले क्यों, ज्यादातर खुद घुड़सवार होते तो घोड़ी को नचा लिया करते। आजकल तो दूल्हे वाली घोड़ी के दो आदमी आगे रहते हैं, दो पीछे रहते हैं, ये हिल ना जाए थोड़ी सी, ये हिल जाएगी तो दूल्हा पहले से हिला हुआ है, ये गिरेगा भाई साहब। और मैंने खूब सारी जगह देखा है घोड़ी थोड़ी सी आगे पीछे होती है, किसी का साफा उड़ रहा होता है, किसी के कपड़े खुल रहे होते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। कई जगह तो दूल्हे कोई पीपू आगे और बैठते हैं शायद, तो दो आदमी दूल्हे को पकड़ के और बैठ रहते हैं कि तू इन लड़कियों वालों के सामने मत हिल जाना वरना छोरी नहीं देंगे अभी ये। पर बाबूजी अच्छे घुड़सवार थे, बाबूजी घोड़ी को नचाए, वहां पे चारों तरफ तारीफ है। कहते अमरकोट वालों को बड़ा बुरा लगा यार, बाबूजी की ज्यादा ही तारीफें नहीं हो रही, घोड़ी की ज्यादा ही तारीफें नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या है, यूं मारवाड़ की बारात आई, बाराती कह रहे हैं कि हमारी जैसी घोड़ी किसी के पास नहीं है। घोड़ियों का पता नचाने से नहीं लगता, घोड़ियों का पता भगाने से लगता है। युद्ध के मैदान के अंदर चलती है ना, वहां नचवाते थोड़ी है, वहां दौड़ती है घोड़ी, दुश्मनों के अंदर घुसती है। तो हम हमारा घोड़ा लाते हैं और आपकी कैसर काल में दौड़ करवाओ, देखे तब पता चलेगा क्या है। बाबूजी ने कहा यार ये कैसे हो सकता है, हम तो इतनी दूर चल के आए तो हमारी घोड़ी तो थक गई, तुम्हारे घोड़े तो एकदम फ्रेश आएंगे, फिर तो तुम जीतने ही हो। उनका बस डर गए, इतना ही। बाबूजी ने कहा देखो कुछ ही कर सकते हो तुम, जयकांत सिकरे का ईगो हट नहीं कर सकते, लाओ तुम तो, ला अपने दौड़ करवाएंगे। दौड़ करवाई, कहते हैं केसर काल में, उसमें भी दौड़ में भी फर्स्ट आई। अब तो चारों तरफ और केसर काल में की वाह आई। बाबूजी तोरण मारने के लिए पहुंचे, तो उन अमरकोट वालों को गुस्सा तो आ ही रखा था, उन्होंने तोरण ऊंचा बांध दिया। तोरण में क्या होता है, आप घोड़ी पे बैठे बैठे तोरण मारोगे, यदि तोरण ऊंचा है तो आप तोरण मार नहीं पाओगे। हिंदी में तोरण मारना मुहावरा है जिसका मतलब है शक्ति प्रदर्शन। इसका मतलब क्या है, आज भी गांव में दादाजी की उम्र के लोगों के सामने यदि कोई कहे कि मैं जयपुर रहता हूँ और वहां अपनी खूब चलती है, मैंने वहां 2 प्लॉट पे कब्जा कर लिया, फलाने गुंडे आए थे उनको कूट के भगा दिया, अपने से बस में कोई किराया भी नहीं लेता है ना, इस प्रकार की कोई बात कहे तो गाँव में कहते चुप रहे, कौन सा तोरण मारी हुआ है, मतलब तोरण मार के, तोरण मारना मतलब अपने आप में क्या है, शक्ति। पहले क्या होते थे, किसी एक राजकुमारी की शादी के लिए 4 राजकुमार आ गए, हम इससे शादी करेंगे, अब कैसे किया जाए, फिर ऊंचा तोरण बांध दिया करते, जो इस तोरण को मार देगा उससे हम लड़की क्या कर देंगे, शादी। उन्होंने तोरण ऊंचा बांधा। बाबूजी जैसे ही पास में पहुंचे, बाबूजी को पता चल गया कि यार इतना ऊंचा तोरण तो लगेगा नहीं, और जानबूझ के बांधा, ये चेक करना चाहते हैं कि घोड़ी से कैसे तोरण मारेंगे। अब एक ही तरीका था कि घोड़ी अपने अगले दोनों पैर उठा दे हवा में, केवल पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए तो फिर आदमी और ऊंचा हो जाएगा, और ऊंचा हो जाएगा तो फिर आराम से मार दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा दुआ है कि बाबूजी उस घोड़ी पर हाथ फेरते हैं केसर कालमी पर, उसको कहते हैं केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, पोत मतलब भेद, है ना। केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। आज जो मारवाड़ के राठौड़ों की बरात आई इसको लज्जित मत कर देना, आज जैसे तैसे करके मेरी इज्जत रख ले। केसर यूं सिर हिलाती है कि ये तोरण इसको तुम अभी मार दूंगी, क्यों चिंता कर। बाबूजी ने लगाम खींची, केसर अपने अगले दोनों पैर जो है वो उस गढ़ जो जहां तोरण बंधा हुआ था उसके एकदम इंटों पे जाके वहां लगाती है। बाबूजी आराम से एकदम तोरण मारते हैं,
साथ में जब ईंट वो वापस अपने पैर उतारती है तो ईंटें तोड़ के लाती है साथ के अंदर। पर बाबूजी जब नीचे उतरे और उनकी तरफ देख के कहा, क्या हाल है? मैंने जब कभी ये कहानी पढ़ी तो उस कहानी में था कि ये सब देखकर जो फूलमदे की सहेलियां थी उन्होंने फूलमदे को जाकर बताया, और उन्होंने फूलमदे को जाके बताया कि भाई बाबूजी तो इतने बहादुर हो रहे हैं, उनकी घोड़ी इतनी अच्छी है, तोरण इतना ऊंचा बांधा, फिर भी उन्होंने मार दिया। तो उस कहानी में था ये सब देखकर बाबूजी की जो फूलमदे थी उनकी जो सहेलियां थी वो जल गई थी, और फूलमदे मन ही मन राजी भी, मेरे वाला साढ़े आला सरदार पंजाबी में गाने आते हैं। तो वैसे बाबूजी फेरों के अंदर जाके बैठे, 3 फेरे लिए बाबूजी। कितने फेरे लिए? कितने में तो जिनकी घोड़ी थी देवल, वो बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालते हुए वहीं पहुंच गए। मैंने कहा था पहले मत लेके जाओ, और तब तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था तू, वहां तो कह रहा था कि मैं गायों को बचाऊंगा, और अब कहाँ कौन गायों को बचाएगा, यहाँ तुम्हें लेने हैं फेरे। बाबूजी ने कहा हुआ क्या महादेवल, बात तो बताओ। मेरी गायों को लुटेरे लूट के ले गए। कौन लूट के ले गया? जींद खिंची। कौन ले गया? और नागौर में जगह है जायल। कौन सी जगह है? जायल का राजा था, उसका नाम क्या था? जींद खिंची। क्या नाम था? तो गायों को कौन लूट के ले गया? कहां का राजा है? अच्छा, जींद खिंची बाबूजी का रियल बहनोई है। बाबूजी की रियल बहन की शादी जींद खिंची के साथ हो रखी थी। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर बारात में क्यों नहीं गया? जीजा जी को तो बारात में जाना चाहिए। पर जींदराव खिंची की बाबूजी के परिवार से बनती नहीं थी। बाबूजी की बहन की शादी के बाद से जींदराव खिंची इनसे नाराज चल रहा था, और उसने इनको चैलेंज और कर रखा था कि एक दिन मैं तुम्हारा गांव लूटूंगा। अब वो मौके की तलाश में था। बारात जाने का मतलब है सारे पुरुष जाएंगे, पुरुष जाएंगे तो गांव बचाने वाला कोई होगा नहीं। तो उस दिन वो सारे गांव की गायें लूट के ले गया था। तो कहा भाई देवल ने कहा भाई मेरी गायें लूट के ले गए। जींदराव खिंची ले गया। कहते बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे। बाबूजी गठजोड़ा खोलते हैं और अमरकोट वालों को कहते हैं कि मैं वचन दे के आया था गायों की रक्षा करूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर अगर मैं जिंदा रहा तो वापस आके फेरे लूंगा, और यदि काम आ गया तो फिर अगले जन्म में मिलेंगे, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। बाबूजी वहां से आते हैं। जोधपुर में गांव पड़ता है देचू। कौन सा गांव है? इस देचू गांव के अंदर आके लड़ाई करते हैं जींदराव खिंची से। वो गायें बचाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ जाते हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपनी शादी छोड़ दी, एक ऐसे व्यक्ति को जो गायों की रक्षा के लिए अपना विवाह बीच में छोड़कर वापस आ गया था, एक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो बाबूजी कितने फेरों के बाद आ गए? हमारी कहानियां तो ये कहती है कि उस दिन के बाद से हमने 4 फेरे लेने शुरू कर दिए। कि फेरे 7 होते हैं, पर हमने कहा कि बाबूजी ने 3 तो ले लिए, तो अब वो 3 तो लेने नहीं है, बाकी कितने हैं? 4। अब फेरे कितने होते हैं? 4। फेरे 7 नहीं होते, केवल फिल्मों में होते हैं। फेरे कितने होते हैं? 4। मैंने ले रखे हैं अब तो, है ना। तो पहले जब मैं ये बात कहता था कोई स्टूडेंट कहता था नहीं सर 7 होते हैं। आपको क्या पता? अब मुझे पता है ना, यही होते हैं, 4 ही होते हैं। और अपने नहीं, लगभग पूरी नॉर्थ इंडिया में 4 होते हैं। आप पंजाबी गाने सुनो, उनके अंदर बाकायदा का 4 लावा लितिया। लावा मतलब फेरे, मैंने 4 फेरे लिए हैं तेरे साथ। तो ये 7 फेरों के 7 वचन ये केवल फिल्मों के गाने हैं। फेरे कितने हैं? और यदि कहीं पंडित जी 7 करवा रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। ध्यान रखना है भाई साहब इस बात का। पंडित जी आपको यदि 5 हो तो पंडित जी कहना पंडित जी रुको, 3 बाबूजी ने ले लिए, अब कितने लेने हैं? तो कितने फेरों के बाद आ गए थे? देखो 3 फेरों के बाद आफ्टर 3 राउंड्स बाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे। देचू नामक गांव में जींदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? हमारे गांव की फिर कहानियां है। गांव में जब कोई कहानी सुनाता है, ये कहता है ना भाई 3 फेरों के बाद बाबूजी आए और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, तो सुनने वाला कहता है अरे ब्याह ही पूरा नहीं हुआ। ब्याह तो पूरा हो जाता। सुनाने वाला वापस फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता कि ना भाई, ये तो पहले से तय था कि 3 ही फेरे लेंगे शादी कंप्लीट होगी। नहीं, कैसे पहले से कैसे था? तो फिर वो कहता है कि त्रेता युग की बात है। कौन सी युग की बात है? भगवान राम जी वाला युग कौन सा है? 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन कौन से? त्रेता, द्वापर। राम जी वाला है त्रेता, और कृष्ण जी वाला है द्वापर, अपने वाला है कलयुग। अपने वाला तो कलयुग चल रहा है। सबसे सज्जनों का जो था वो कौन सा था? सतयुग। तो त्रेता युग की बात है। राम जी को वनवास हुआ। राम जी जब वनवास जाने लगे तो उनके साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी पधारे। जंगल के अंदर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रह रहे हैं वहां पर। और एक दिन वहां पर सीता जी कुटिया के अंदर कोई खाने पीने का काम कर रहे हैं, राम जी बाहर बैठे हुए, लक्ष्मण एक पानी के कुंड से पानी निकाल रहे हैं। पानी का कुंड है, उससे पानी निकाल रहे हैं। और वहां पर आती है मिस श्रीलंका, स्वरूप नखा। कौन आती है? स्वरूप नखा। बोलो नाम। जिसके नाखून भी स्वरूप थे।
जिसके नाखून तक सुंदर थे, बेहद सुंदर महिला थी, अपने टाइम की मिस श्रीलंका थी। हमने उसका नाम कर दिया बेचारी का सुरपणखा। क्या कर दिया? इसके नाखून सूप जैसे हो, मतलब छाजला। छाजला होता है गेहूं साफ करने वाला, इतने बड़े बड़े यूं नाखून हो। बाकी उसका नाम है स्वरूप नखा। क्या नाम है? और उसने आगे पहले राम जी से कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? राम जी ने कहा भाग यहाँ से। उसने देखा कि अंदर सीता जी बैठे, उसने कहा ओके। उसने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी अकेले ही थे, पानी के कुंड से पानी निकाल रहे थे। उसने लक्ष्मण जी को जाके कहा फ्रेंडशिप करोगे? लक्ष्मण जी गुस्सेला आदमी थे। लक्ष्मण जी ने कहा तू पंचायती मत कर, मैं बाल्टी दूंगा सिर पे। वो जिद करती है कि नहीं नहीं, मैं प्रपोज करूंगी आपको। लक्ष्मण जी उसके आगे आगे भागते हैं, शूर्पणखा पीछे पीछे भागते हैं। वो उस पानी के कुंड के 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? और 4 चक्कर के बाद लक्ष्मण जी गुस्सा आता है, लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। बदतमीज, मैंने कह दिया है तो भाग यहां से। जब नाक काटा तो शूर्पणखा ने कहा कि मैं दोस्ती का ही तो कह रही थी, और तुम ऐसे मेरी नाक कैसे काट सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा देख, इस जन्म में हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन कलयुग आएगा, मैं बनूंगा पाबू और तुम बनोगी फूलम दे। अभी हमने 4 चक्कर काटे हैं, बाकी 3 वहां काटेंगे। तो गांव वाले कहते हैं भाई ये तो 3 चक्कर ही काटने थे, क्योंकि 4 तो त्रेता में काट लिए थे, तो यहाँ पर 3 ही बचे हुए थे, इसलिए पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? किसके? लक्ष्मण। पाबू जी की एक भतीजी थी, उनका नाम था केलम। क्या नाम था? क्या नाम था? कहते केलम ने पाबू जी कहा कि अंकल मेरी जब शादी हो तो मेरे को 4 व्हीलर चाहिए। तो फिर जब केलम की शादी हुई तो पाबू जी उसके लिए केमल लाए। क्या लाए? तो राजस्थान में ऊंट लाने वाले देवता कौन माने जाते हैं?